जिंदगी धूप तुम घना साया। असाल ने दुल्हन बनी उस लड़की की कलाई सख्ती से पकड़ी और वो कच्ची डोर की तरह उसके कदमों में गिर गई। कहाँ से आई हो? भारी मर्दाना रौबदार आवाज़ में पूछा गया। वो डर गई इस आवाज़ से। क्या नाम है तुम्हारा? वो उसका चेहरा दबोचे पूछ रहा था। घर से भागी हो? शादी थी तुम्हारी? वो खौफ से नफ़ी में सिर हिलाने लगी। मेरे घर कैसे पहुंची हो? बोलो, वो तेज़ आवाज़ में बोला। दुल्हन सहम कर ज़मीन पर हाथों की मदद से पीछे हटने लगी। बोलो वरना गला दबा दूंगा। घर से भागी हो ना? नाम क्या है तुम्हारा? असाल ने उसकी कलाई दबोचे पूछा। अब्रिश, वो खौफ से बिची बिची आवाज़ में बोली। असाल ने गहरी सांस ली और ज़मीन पर दो जानू बैठा। आपका लहजा नरम था। क्यों भागी थी तुम घर से? उसने नरम लहजे में पूछा। मैं भागी नहीं थी घर से, बस देखने आई थी। वो मिनमिनाई। क्या? वो हैरान हुआ था। कोई लड़की दुल्हन बनी कुछ देखने आ सकती थी? वो मुझे हिजड़े ड्रामे के हीरो को देखना था, उसका घर था यहाँ। वो अटक अटक कर सहम कर बोली। व्हाट? असाल की चीखनुमा आवाज़ पर वो छराए हाथों में छुपाकर रोने लगी। तुम अपनी शादी छोड़कर एक ड्रामे एक्टर को देखने भागी? उसकी बात पर अब्रिश की रोने में तेज़ी आई। मुझे घर जाना है, दरवाज़ा खोल दें प्लीज़। वो मिनमिनाई। अब तो ये नहीं खुलेगा, वो शरारत से बोला। तुम इतनी दूर भाग कर आई हो तो मिलकर जाओ उनसे जिनसे मिलने आई हो। वो मुसखरापन दिखाने लगा। मुझे नहीं मिलना, प्लीज़ जाने दें, वो रोते हुए बोली। ओके। असाल गहरी सांस लेकर उठा और फिर कुछ याद आने पर पूछने लगा। तुम मेरे घर में कैसे आई? अब्रिश ने खौफ से उसे देखा। वो गाड़ी थी ना जिनमें वाजिद हमदानी बैठे थे, उस डिग्गी में। वो मिनमिनाई। व्हाट? तुम डैड की कार की डिग्गी में थी? असाल हैरान हो रहा था। उसने इतनी बेवकूफ़ लड़की कभी नहीं देखी थी जो खुद को एक एक्टर देखने के लिए दांव पर लगा गई। और अगर वह दुल्हन के लिबास में ना होती तो उसे कोई चोर समझकर शूट भी कर सकता था। असाल ने घर का गेट खोला जब बाप की आवाज़ पर पलटना पड़ा। वाह असाल, तुमने शादी कर ली? वो करंट खाकर पलटा। डैड, आपने डरा ही दिया था। वो हंस पड़ा। तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? वो खफा हुए। मैंने शादी नहीं की डैड, वो खफा हुआ। फिर ये खूबसूरत लड़की कौन है? उन्होंने दुल्हन बनी अब्रिश की तरफ इशारा किया, जो सैम के दरवाजे के साथ लगी थी। वाजिद हमदानी को ही देख रही थी। आपकी महबूबा, वो अब्रिश का मजाक बना रहा था। बेवकूफ़ लड़की है और आपकी लवर है। अपनी शादी से भागकर आपको देख नहीं है, वो भी आपकी गाड़ी की डिग्गी में। और ये लॉक थी। वो तो मैंने कार खोली तो किसी के रोने की आवाज़ पर मालूम हुआ कि बेवकूफ़ घुस गया है। और ये मैडम कल रात से वहाँ लॉक है। असाल के बताने पर वाजिद हमदानी चौंक कर रह गए। असाल, तुम इसे फ़ौरन इसके घर छोड़ कर आओ, वो लोग तो बहुत परेशान होंगे। आपको मुझ जैसे बुढ़े हीरो को देखने के लिए इस तरह घर से भागना नहीं चाहिए था। वो अब अब्रिश को समझा रहे थे जो रोती ही जा रही थी। असाल इसे फ़ौरन छोड़ कर आओ। इसके घर वाले जाने क्या सोच रहे होंगे। अगर कल इसकी शादी थी तो अब तक तो क़यामत मिच गई होगी। असाल को ये लॉजिक समझ ना आई, लेकिन फिर भी कंधे उचकाकर ओके बोल दिया और अब्रिश को बाहर आने का कहा। उनकी कार एक पुराने बोसीदा इलाके की तरफ जा रही थी और अब्रिश रोती ही जा रही थी। इट्स ओके डियर, होता है। तुम अपने घर वालों को कह देना मैं गलती से लॉक हो गई थी। कल की जगह आज शादी हो जाएगी, डेट्स इट। वो कूल था। अब्रिश ने नफ़ी में सर हिलाया। अब कि उसके रोने की आवाज़ भी निकल रही थी जब असाल की झुंझुलाई आवाज़ आई। मुझे जहर लगती हैं बिलावजह रोने वाली लड़कियाँ। बिलावजह नहीं रो रही, आप नहीं समझेंगे। मेरे अम्मी अब्बू किस हाल में होंगे। फुप्पो तो अब तक बवाल खड़ा कर चुकी होंगी। वो लोग मुझे मार देंगे। वो खौफजदा और घबराई आवाज़ में बोली। असाल ने नाक से मक्खी उड़ाई। इतनी भी कोई बात नहीं, इतने बड़े एक्टर का बेटा हूँ, मेरी कोई इज्जत तो होगी। वो लोग तो हाथों हाथ लेंगे मुझे। असाल का कॉन्फिडेंस काबिले दीद था। आप एक्टर नहीं हैं, आपको कौन जानता है, कौन यकीन करेगा आपका? वो रोती हुई बोली। स्टूपिड सिली गर्ल। वो खुफकी से उसे देखकर कार ड्राइव करने लगा। लोग ऐसी बातों पर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। मेरा तो फेस भी डैड से बहुत मिलता है। अब्रिश उसकी बात पर ध्यान दिए बिना रोने में मसरूफ़ थी। जैसे ही अब्रिश ने कार से कदम बाहर रखा, किसी का जनाजा उठाया जा रहा था। कलमाए शहादत की आवाज़ें गूंज रही थी। अम्मी बाबा चले गए? इंशा की आवाज़ पर अब्रिश सकते में चली गई। वहाँ असाल को उसे इस तरह छोड़कर जाना अजीब लगा। वो गिरने वाली थी जब असाल ने उसे सहारा दिया। मेरे अब्बू चले गए? वो असाल की तरफ देखकर उससे पूछ रही थी। यह बता रही थी, वो समझ नहीं सका। वो एकदम भागने लगी। बाबा, बाबा रुक जाए, मैं आ गई हूँ। वो नंगे पैर अपना लहंगा उठाए भागे ही जा रही थी। बाबा, आपकी अब्रिश आ गई है, बाबा रुक जाए। बाबा, अल्लाह के लिए। मगर उनको ले जाने वाले चले गए। कोई ना रुका। बहुत से लोगों ने मुड़कर देखा था। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। हाय मेरे अब्बू, अल्लाह, हाय मेरे अब्बू जी, मेरे अब्बू को वापस कर दे अल्लाह जी।
एक बार माफ़ कर दे, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। ओह तो तुम आ गई। अचानक ही एक लड़का अब्रिश के पास आया और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहाँ मुंह काला करके आई हो बेगैरत। असाल फॉरेन में पड़ा बड़ा एजुकेटेड इंसान था, उसे वो आदमी अब्रिश को मारता जाहिल लगा था। असाल ने जाकर उसे रोका। क्या प्रॉब्लम है आपको, मुंह से बात करें। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की निशानी हरगिज़ नहीं। औरत पर हाथ उठाने वाले नामर्द कहलाते हैं। असाल ने गुस्सा दबाते हुए कहा। तुम बीच में मत बोलो। और कौन हो तुम, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, फरहान ने पूछा। अब्रिश मेरे साथी और ये। असाल की बात पूरी सुने बिना फरहान बोलने लगा। ओह यार, ओहो तो यार के साथ आई हो। सबको मतवजा करने लगा। अब्रिश ज़मीन पर इसी के कदमों में गिर गई और रोती ही जा रही थी। देखें आप गलत लैंग्वेज मत यूज़ करें, बैठकर बात करें। जो भी हुआ है वो गलत था, मगर ये बात असल वो बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। बात कुछ और है। असाल ने तहम्मुल से कहा। हमें ना समझा काका, हम सब जानते हैं घर से दुल्हन यूँ क्यों भागती है। सारी दुनिया जानती है क्योंकि लड़की की नीयत में फतूर होता है और उसके किरदार में झोल होता है। फरहान ने हकारत से कहा। ऐसी बात नहीं है अब्रिश, ऐसी नहीं। और ये बहुत मासूम है। असाल को जो समझाया वो कह दिया। इतनी मासूम थी तो वापस क्यों छोड़ना आया, रख लेता। इसकी वजह से मामू जान चले गए। हाय मेरे मामू जान। वो बेन करने लगा। चल घर, तेरी तबीयत तो अम्मा साफ़ करेंगी। वो उसे बाजू से खींचता घर की तरफ ले जाने लगा। वो बेजान गुड़िया की तरफ खींचती ही चली गई। असाल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, काफ़ी बैकवर्ड लोग हैं, वो सोचकर उसके घर के अंदर गया जहाँ एक औरत उसे दोनों हाथों से मार रही थी। खा गई मेरे भाई को। अगर नहीं करनी थी मेरे बेटे से शादी तो कह देती। कौन सा बंदूक तान कर हमने रखी थी। हाय खा गई मेरे वीर को। अब मुँह काला करके आ गई है। कहाँ से कहाँ है वो तेरा वो यार जिसके साथ तू भागी थी। पुप्पो यहाँ वहाँ देखने लगी। ये रहा अम्मा, फरहान ने असाल की तरफ इशारा करके कहा। असाल पुप्पो को घूर रहा था। हाय हिम्मत तो देखो, कैसे पटर पटर देख रहा है। पकड़ो उसको, मार दो जान से। वो सदमे से बोली। क्यों वापस आई हो मेरे शोहर को खाकर। अम्मा ने एक तमाचा उसे मारा। क्यों किया तुमने अब्रिश, हम ऐसा हमने इतने लाड से पाला था तुझे, ये सिला दिया तूने। ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। मेरा शोहर चला गया। अम्मा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। आप ही, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। अब क्यों आई हो। इंशा भी फट पड़ी। तुम भाग गई, तुम्हारी जगह मुझे फरहान से निकाह करना पड़ा। फिर भी अब्बा ने दिल पर ले लिया और उन्हें लगता था कि तुम भागी नहीं हो। हमारे नुकसान का मदावा कौन करेगा। आप ही अब वापस क्यों आ गई, रहती अब वहीं। इंशा भी दुख से बोली। अब्रिश इतनी टूट चुकी थी कि अपनी सफाई ही ना दी और इस वक्त वो कुरान पाक पर हलफ भी उठा लेती तो कोई यकीन ना करता। असाल ने खामोशी से ये ड्रामा देखा। देखें बात कुछ इस तरह है कि अब्रिश जी कल से हमारे घर में थी। असाल ने बोलना शुरू किया। तेरी तो एकदम। फरहान ने एक पंच असाल को मारा और फिर इसकी देखा देखी सब लोग उसे मारने लगे। अब्रिश ने अम्मी के आगे हाथ जोड़े। अम्मी रोकें, सबको रोकें। अम्मी ये नहीं लेकर गए थे मुझे, मैं खुद गई थी। अम्मी प्लीज़, वो वाजिद हमदानी के बेटे हैं। उसने तुझसे निकाह किया है। पप्पो ने चुपता लहजे में पूछा। नहीं पप्पा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो उनको जानती भी। बस खामोश हो जाओ लड़की। पप्पो ने उसे चुप करवाया और सब लोग उसे मारने से रोका। निढाल सा असाल ज़मीन पर पड़ा था। ये लड़की कल रात से तुम्हारे घर पे है। अब ये हमारे किसी काम की नहीं, हम इसे नहीं रख सकते और ये रस्में दुनिया है। मजबूर है हम इज़्ज़तदार लोग, यूँ निकाल भी नहीं सकते इसे। निकाह करो, इसे ले जा, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं इससे निकाह नहीं करूँगा। वो सूजी मुँह से भपड़ कर एहतजाज करता हुआ बोला। ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। पुप्पो के इशारे पर सबने असाल को पकड़कर बांध दिया। काजी साहब को बुलाओ। पुप्पो की आवाज़ पर अब्रिश इनके पैरों पर पकड़कर रोने लगी। नहीं पुप्पो प्लीज़, ऐसा ना करें। मुझे मेरे अब्बू के घर से इस तरह जलील करके ना निकालें। बकवास बंद करो। मेरे भाई को खा गई, इसकी इज्जत को भी, और अब तुम हमारे किस काम की। पुप्पो ने इसके जुड़े में बंदे बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर मारा। साइन करो। फरहान ने चाकू निकाल कर असाल के सामने किया। असाल ने मजबूरन साइन किया। असाल ने अब्रिश की कलाई सख्ती से पकड़कर कार में फेंका। जब वो माँ के बाहर आने पर रोने लगी। ये ले अब्रिश तेरे कपड़े, और दोबारा मत आना। तुम समझना माँ बाप बहनें सबको तुमने मार दिया है। सब मर गए तुम्हारे लिए, जाओ अब यहाँ से। वो बेरुखी से बोली। अम्मी मुझे ना निकालें। उसने रोते हुए इल्तिजा की। असाल ने गाड़ी स्टार्ट की तो वह शीशा बजाने लगी। मुझे नहीं जाना, गाड़ी रोको प्लीज़। रोकते क्यों नहीं। खामोशी। वो रोते हुए उसकी मिन्नत करने लगी। खामोशी से बैठो वरना ये गाड़ी कहीं मार दूंगा। असाल की धार पर अब्रिश कार के दरवाजे से लग गई। रोती बिलखती अब्रिश असाल के साथ दोबारा उसके घर की दहलीज पर देखकर वाजिद हमदानी इस कदर चौंके। आप
घर नहीं गई? वो हैरानगी से पूछने लगे, जो शर्म और सदमे से टूटी बहते अश्कों से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेरा अब कोई घर नहीं। अब्रिश की बात समझते वो असाल को इशारा करते दूसरी तरफ ले गए। असाल से तमाम वाक़ये सुनते चंद पल वो असाल का सूजा और गुस्से से भरा चेहरा देखते रहे, फिर अब्रिश को सीने से लगाए कहने लगे, तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा नहीं, तुम मुझे डैड कहोगी, मुझे अच्छा लगेगा। तुम असाल की लाइफ पार्टनर हो, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त। अब तुम मुझे हक से डैड कह सकती हो। और कौन कहता है कि इस प्यारी सी गुड़िया का घर नहीं? ये घर इतना आपका है जितना ही असाल का। अब आपको आराम की ज़रूरत है। वाजिद हमदानी नरमी और मोहब्बत शफ़क़त से समझाने लगे। इस वक्त उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, जो असाल और वाजिद हमदानी ही इसे दे सकते थे। मगर असाल लब भींचे गुस्से से खोलता अपने कमरे में चला गया। वाजिद हमदानी उसके दिमाग की कंडीशन समझते खामोश रहे। आप भी जाएं बेटा, आराम करें। वाजिद हमदानी ने अब्रिश को नरमी से कहा था। वो सीढ़ियों के उस पार देखने लगी। सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। वो खामोश तमाशाई बनी किसी के दर पर पटकती गई थी। ज़िल्लत और रुसवाई उसके मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी थी। शिकस्ता कदमों के साथ वो कमरे में पहुंची। असाल वहाँ नहीं था। अब्रिश वहीं खड़ी धुंधलाई आंखों से देखने लगी। अब क्या करे? क्या यहाँ बैठ जाए और अपने ज़ख्मी शोहर का इंतज़ार करे, जिसके लिए वो अनचाही बनकर मुसल्लत कर दी गई? अपने ज़ख्मी चेहरे को टॉवल से थपथपाता वो बाहर आया तो उसे देखकर चौंक गया। वो कैसे भूल गया कि अब वो यहीं रहेगी। उसे कुछ देर वो इग्नोर करता अपने काम में मगन रहा। चेहरे पर दवा लग चुकी थी। शर्ट उतारकर बाजुओं पे भी लगाने लगा। कमर तक हाथ ठीक से ना पहुंचा तो वो झुंझलाकर छोड़ दिया और गुस्सा अब्रिश पर उतारा। तुम अब यहीं खड़ी रहोगी बुत बनकर, या सो जाओगी? वो गुस्से से उस पर चिल्लाया तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटी। ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है एक बुढ़े एक्टर को क्रश बनाने का? अकल नहीं होती क्या लड़कियों को? अब्रिश की आंखें खौफ और हरास से खुली। असाल को अफसोस हुआ। 2 कदम आगे बढ़ा तो वो 4 कदम पीछे हुई। असाल को बड़ी ज़ोर की हंसी आई, मगर अंदर अपनी हंसी दबा गया। सब कुछ तबाह करके अब मासूम बन रही हो। अपने ये चमकीला कपड़े चेंज करो और सो जाओ। इस वक्त मुझसे इससे ज़्यादा हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अब्रिश ने सादतमंदी से उसके हुक्म की तकमील की और चंद जोड़े जो बैग में डालकर उसके मुंह पर मारे गए थे उनमें से एक लॉन का सफ़ेद जोड़ा पहन लिया, जो किसी भी आराइश से आरी था। सादा सा गुलाबी और सफ़ेद फूलों वाला जोड़ा पहनकर अब्रिश ने रिगड़ कर साबुन से मुँह धोया। सारा जेवर नौच कर उतारा। सिंक में झुकी वो अपनी सिसकियाँ दबा रही थी। कभी अब्बू याद आते तो कभी ज़िल्लत और रुसवाई। वो किस किस बात पर रोती, क्या मातम करती। इससे तो बेहतर था वो मर जाती। रो रो कर वो थक गई तो ठंडे पानी से मुँह धोकर बाहर आई। अंदर वो कमरे में ख़ौफनाक माहौल बनाकर सो चुका था। खिड़कियों के तमाम पर्दे गिर गए थे। एसी के साथ मध्यम पंखा चल रहा था। दुपट्टे से चेहरा साफ करके अब्रिश ने देखा कि वो कहाँ सोए। बिस्तर पर वाफर जगह थी। असाल शराफत की इंतहा करते सिर्फ एक साइड को सोया था, मगर अब्रिश ने उसे मज़ीद परेशान करना मुनासिब ना समझा और बहुत आहिस्तगी से दूसरी तरफ का तकिया उठाकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। इसके अंदर मॉडर्न सोफ़े और दीवान थे जिन पर सिर्फ बैठा जा सकता था। सोने के लिए जहाज़ी साइज़ गोल बेड ही था। अब्रिश ने ज़मीन पर बिछा कारपेट देखा, जिसके नरम धागे पैरों को छुपाने लगे। तकिया ज़मीन पर रखे उसका ध्यान ड्रेसिंग की तरफ गया, जहाँ चंद मिनट पहले असाल खड़ा कोई दवा खा रहा था। पास ही पानी का आधा गिलास रखा था। अब्रिश ने दवा वाला डब्बा टटोला तो नींद की गोली मिल गई। 3-4 गोलियां मुंह में डालकर वो पानी उसने गटागट छिड़ा लिया। कब वो लेटी और कब नींद की आगोश में सोई कुछ याद ही ना रहा। आखिरी एहसास सिर्फ कोई उसे झंझोड़ रहा था और मुसलसल उसे पुकार रहा था। हॉस्पिटल के बदबूदार माहौल में उसकी आंख खुली तो सामने सफ़ेद पेंट की गई छत थी। अब्रिश ने दिमाग पर जोर दिया। उसे क्या हुआ था और वो कहाँ है? बहुत जल्द उसे सब कर्बनाक बातें याद आई। हाथ पर ड्रिप वाला आला लगा था, मगर ड्रिप उतार दी गई थी। शायद वो ख़त्म हो चुकी थी। कमरे में कोई भी ना था। अब्रिश टकराते सर के साथ उठ गई तुम? मुझे तो लगा था अब क़यामत के दिन ही उठोगी। बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा, मुझे अल्लाह के सामने जलील करने का। असाल ने खुफकी से कहा। वो ऐसा बोल रहा था जैसे मोहब्बत करने वाला शौहर हो और अपनी रूठी महबूब बीवी को डांट रहा हो। इतना ज़्यादा भी कोई सोता है क्या? परेशान ही कर दिया था। अब्रिश के पास बैठते असाल ने कहा तो वो हौनक चेहरा लिए उसे देख कर रही थी। उसके चेहरे के तमाम ज़ख्म ख़त्म हो चुके थे। ऐसा लगता था वो कई दिन सोई रही है। कैसी तबीयत है मिसिस असाल? असाल ने उसके बिखरे बाल समेटे तो वो लरस गई। अरे तुम तो डर रही हो। असाल बेसाख्ता हंसा। कुछ बोलो भी, या ज़ुबान गंग हो चुकी है? गोलियों का असर ज़ुबान पर तो नहीं हो गया? असाल को तशवीश हुई तो अब्रिश जल्दी से बोली, मेरी ज़ुबान ठीक है। अच्छा शुक्र है, वरना मैं नहीं लगवाने का सोच रहा था। असाल ने कहा तो अब्रिश की आंखें भर आ गई। आई एम सॉरी यार, मुझे तुम्हारा वेट करना चाहिए था।
जैसे भी, मगर अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाया था। मैंने तकलीफ़ में सोचा ही ना कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो। आई एम रियली सॉरी। अब्रिश के गाल पर हाथ रख के उसकी पेशानी से अपनी कुशादा पेशानी लगाते उसने बहुत नरमी और चाहत से कहा था। अब्रिश की आंखें फिर भर आईं। वो शख्स क्यों कर उससे इतनी मोहब्बत जता रहा था? क्या वो भूल गया कि उसके घर वालों ने उसे कितना मारा और जलील किया था? बस अब इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म ना करो। असाल ने नरमी से उसके आंसू साफ करते उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर शब्द की। वो अपने रब का कैसे शुक्र अदा करती जिसने कड़ी धूप में असाल को घना साया बनाया था, उसे खुद से लगाकर तहफ़्फ़ुज़ देता। ये शख्स किस नेकी के सिला इसकी झोली में डाला गया था वो नहीं जानती थी। बस अब्रिश के आंसू और सिसकियाँ तेज़ होते जा रहे थे और असाल की मुस्कुराहट गहरी। हाथों में जान नहीं तुम्हारी मनहूस। फारहान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इंशा के चेहरे पर लगाया। गिलास गिर जाने की इतनी बड़ी सज़ा वो शशतर रह गई। अपने चेहरे पर हाथ रखे वो पुप्पो के पास गई। देखो पुप्पो, मैं फरहान के लिए दूध लेकर गई। दूध का गिलास पकड़ा था, गिर गया, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। वो शिकायत कर रही थी। तस्बीह करती पुप्पो नफरत से उसकी तरफ देखने लगी। खुदा की लानत बरसती है उन औरतों पर जो अपने मर्द की बुराइयां दूसरों से करती हैं। तस्बीह हाथ में पकड़े पुप्पो ने इस्लाम में नुक्ता डाला। इंशा हैरानगी से उससे देखने लगी। मेरा क्या कसूर है पुप्पो? गलती से गिर गया, इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात थी? इंशा ने अपना कसूर पूछा। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी उस बदचलन बहन का है। पहले मेरे बेटे को अपना दीवाना किया और फिर शादी के दिन कहीं और मुँह काला किया। वो भी मर्द है, कैसे दिल आए तुम पर? बहन मानता था तुम्हें, मगर तुम्हारी बहन ने ये सब रिश्ते ख़राब कर दिए। मेरे भाई को ले डूबी, मेरी भावच बेआसरा कर दी। फुप्पो के अपने बहुत कम थे। इंशा खामोशी से बाहर आ गई। चांद की रोशनी में उसने झोली उठाई। अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा दे अब्रिश, तुमने कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। इंशा ने सिसक कर कहा। ले आओ दूध या अब मर चुकी हो? फारहान ने अंदर कमरे से हाँक लगाई। इंशा जल्दी से दूध ले कमरे में गई। दूध देकर वो उठने ही लगी थी। फारहान ने उसका हाथ थाम लिया। पाँव दबाओ मेरे। आंसू जब्त करती हुई पाँव दबाने लगी। ये उसकी बहन के किए गए गुनाह थे जिसकी सज़ा उसे मिल रही थी। इंशा के दिल से रह रहकर बद्दुआएं निकल रही थीं। ये आबी के आ जाने से हमारा मकान घर नहीं लगने लग गया? किचन में खटर पटर करती अब्रिश को देखकर ड्राइंग हॉल में बैठे वाजिद हमदानी ने तबसरा किया तो असाल ने कहका लगाया। यही बात आपने आज नोट की है, ये तो पहले दिन से ही ऐसी है। उसने ट्राली घसीट के मुलाजमा की नोयत में आती अब्रिश को देख मोहब्बत से कहा। आबी डार्लिंग, सिर्फ अच्छा से ब्रेकफास्ट और डिनर करवाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी बेचारे शोहर के पास बैठ जाना ही चाहिए, वो सुकून से, ताकि आपको देखता खा सके। असाल की वल्हाना मोहब्बत के सामने वो पहले कप्ताब लाती थी, अब भी सुख चेहरे के साथ उसको घूरने लगी। मुलाजमा और वाजिद हमदानी के सामने उसे मज़ीद पजल कर देता था। इस वक्त वो उसे जानबूझकर जिद कर रहा था। बाबा, आपकी चाय में चीनी डाल दूँ? रोज़ की तरह किया जाने वाला सवाल आज भी अब्रिश ने किया। ये अभी मेरी फ़िटनेस ख़राब करेगी। इंडस्ट्री वाले हीरो की जगह उसके बाप का रोल थमा देंगे। उन्होंने खुशमगी नज़रों से आबी को देखा। वैसे आबी जान, सच में तुम्हें ये बुढ़े हीरो पर क्रश हुआ था? असाल कहाँ बर्दाश्त करता कि उसकी महबूब बीवी को कोई आँख ही दिखा दे। बुढ़ा किसे बोला तुमने? वाजिद हमदानी सदमे से बोले। बताओ अभी से, तुम्हें और तुम्हारी सब दोस्तों को मुझ पर गर्श है। उन्होंने मदद तलब नज़रों से अब्रिश को देखा। अब दोनों बाप बेटा देख रहे थे अब्रिश मैडम किसका साथ देती हैं। अब्रिश ने बड़ी अदा से पलकें झपकाई। लड़कियों को तो हर दूसरे हीरो पर बिलावजह क्रश हो जाता है, मगर असली हीरो तो वही होता है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे, अपनी इज्जत दे। मगर हीरो तो असाल है, मगर मेरे हीरो तो असाल है, मगर आप भी अच्छे एक्टर हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। अब्रिश ने पेशेंगोई की तो मुँह के सामने मुट्ठी बनाए बैठा असाल का कहका निकल गया। सुन लिया आपने? बहुत आगे जाएंगे। वाजिद हमदानी जहाँ उनकी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत को खुश थे, वहीं मसनूई खूबसूरती से दोनों को देखा। मुलाज़मा ने भी पीले दांत नकूस। यार क्यों ना मेरी नई फिल्म में तुम मेरे छोटे भाई का रोल करो? वाजिद हमदानी ने ऑफ़र की तो असाल ने हाथ जोड़कर पेशानी को लगाए। मैं बाज आया इस प्रोफेशन से। मम्मी थी तो हर वक्त इस बात पर आपकी और मम्मी की बहस होती थी, किसने किस एक्टर का हाथ पकड़ा, किसने किसको गले लगाया। मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हाँ, अगर अभी को फिल्म में आपकी फ़िल्म में काम करने का शौक़ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। असाल ने बहुत लसान से कहा, मगर अब्रिश न जाने क्यों खुश हुई। असाल, बाबा ठीक कहते हैं, आपको ये रोल ज़रूर करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो चकी तो पराठे से हाथ रोककर असाल ने उसे देखा। सच में? यानी तुम चाहती हो मैं किसी भी मॉडल का हाथ पकड़ लूँ या उसके साथ रोमांटिक सीन करूँ? तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? असाल की बात पर वो गड़बड़ाकर वाजिद हमदानी को देखने लगी। झूठ बोल रहा है ये हीरो तो मैं हूँगा ना? ये सिर्फ उन पराठों और चीनी वाली चाय की वजह से कह रहा है।
पता जो है ये सब कंट्रोल में रहकर खाना होगा और बिरयानी को तो भूल ही जाना होगा। वाजिद हमदानी ने भांडा पड़ा तो फिर से असाल का कहका निकल गया। शक्ल देखी थी अपनी, मुझे कह रही थी मुझे रोल करना चाहिए। असाल ने मजाक बनाया। हाँ तो कर ले, टचिंग सीन भी, मुझे क्या एतराज़। अबिश ने मुंह फैलाकर गोया फराख दिली दिखाई तो वो अशश कर उठा। अल्लाह तुम्हारी जैसी बीवी सबको दे। असाल के दिल से दुआ निकली। वो उसे तंग करने के लिए ही रोल के लिए हाँ कर दी उसने। फरहान ने उसके बाल खींचे तो एक जोरदार थप्पड़ इंशान ने उसके चेहरे पर लगाया। वहशी जंगली आदमी, लानत है तुम पर। अच्छा करके गई अब्रिश तुम्हारे साथ, जो तुम जैसे दरिंदे की इज्जत पर तमाचा लगा गई। तुम इस काबिल ही ना थे कि दो महीने से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें तो मेरा सब्र, मेरी खिदमत नजर ही नहीं आती। दाल में नमक कम था तो डाल लो, हाथ नहीं टूटे तुम्हारे। इंशान ने जुबान चलाई तो पप्पा हैरानगी से मुखले से देखने लगी। अब्रिश तो बहुत सालों से उनके घर रोज़ आती और रोज़ काम करती। 1000 बार फरहान ने उसे सुनाई और गाली दी, जबकि वो मंगेतर होकर सब्र से सह लेती। पुप्पे की इज्जत बाप के सामने रख जाती और इंशा ने बीवी होकर इज्जत ना रखी। वो मुसलसल बोले जा रही थी और आसपास के घर वाले उनके घर इकट्ठे हो चुके थे। अपना गरेबान उसने खुद फाड़ा था और अब वो कह रही थी वो उसे मार पीट रहा था। पप्पो के पास तो बोलने के लिए लफ्ज़ ही ख़त्म हो चुके थे। फिर जो धुलाई मोहल्ले के मर्दों ने मिलकर फरहान की थी, वो सीख लेने भी इंशा के पास गया। ये मत समझना कि इस बच्ची का बाप मर गया है, ये जब आवाज़ उठाएगी हम तब तुम्हारी धुलाई करेंगे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा तो पप्पो का हाथ सीधा दिल पर गया। अपने बिखरे उलझे बाल समेटे बिना वो वैसे ही चटाई पर बैठ गई और घटाघट 2 रोटियां खाने के बाद लस्सी पीने लगी। मैं तो अब सोने जा रही हूँ। मेरी नींद में खलल डाला तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। इंशा की बर्दाश्त खत्म हुई, जो अपनी आई पर आ चुकी थी। दोनों माँ बेटे सदमे से उसकी पुश्त को घूरने लगे। इसे अचानक क्या हो गया? ये भीगी बिल्ली शेरनी कैसे बन गई? फरहान ने माँ से पूछा तो वो उस हवास में लौटी। पता नहीं, कहीं हमसे ही कुछ गलती हुई है इसे इस घर में लाकर। वो हकारत से बोल रही थी जिससे वो तमाम बहनें गंदगी का ढेर हों। आज की रिकॉर्डिंग देखोगी? वाजिद हमदानी ने शरारत से असाल को देखा, मगर वो मुखातिब अब्रिश से थे। अब्रिश बहुत एक्साइटेड थी, जल्दी से उनके साथ बैठ गई। असाल नज़र बचाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। सोफे पर लैपटॉप लिए बैठी अब्रिश की रंगत बदलती ही जा रही थी। पिछले 4 महीनों में ऐसा कोई सीन नहीं था और आज की रिकॉर्डिंग ही बहुत बोल्ड थी। बेख्तियार से रोना आया। वो हरगिज़ वाजिद हमदानी के सामने रोना नहीं चाहती थी। अपना गुस्सा मुठ्ठियाँ बीच कर जब्त करती वो खड़ी हुई। वाजिद हमदानी अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब असाल के दुर्गत बने। वो हमेशा उनको छेड़ता आ रहा था कि वो कभी एक्टर नहीं बनेगा और ना ही ये लड़ाई वड़ाई उसकी ज़िंदगी में होगी। अब देखना ये था कि अब्रिश को किस तरह पॉलिश करता है। बहुत अच्छी थी। अब्रिश ने बिना उनकी तरफ देखकर तबसरा किया और धप धप करती अपने कमरे में गई। कुशन गोद में रखे हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब्रिश को देखते ही सीधा हुआ। यार कसम से मुझे नहीं पता था फिल्म में ऐसे बोल्ड सीन भी हैं। वो तो सारी फिल्म बन चुकी थी। अब क्लाइमेक्स के करीब पहुंचकर मैं इनकार करने की पोजीशन में ना था। आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। पूरी फिल्म पढ़कर साइन करूँगा। मगर यार कसम से जब पहले स्क्रिप्ट पढ़ी तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था। ऐसा लगता था किसी ने हिस्सा गायब कर दिया और अब फिर से डाल दिया है। असाल ने उसकी गुस्से से सुर्ख होती रंगत देख उसकी आंखों में देख कर कहा, मगर अब्रिश को अब उस पर यकीन नहीं आया। जो कुशन वो गोद में ले बैठा था उससे ही उसकी पिटाई शुरू की। यार आहिस्ता मारो, असाल ने पूरे कमरे में भागते हुए कहा। कमरे में जितने भी कुशन और पिलोज सबसे मार खाने के बाद वो दोनों सुकून से बैठ गए। मगर शेरनी का गुस्सा भी ठंडा ही कहाँ हुआ था। कल से तुम मेरे साथ जाना, मगर इस तरह खफा मत हो। असाल ने उसे प्यार से मनाया तो अब्रिश के गले से शेरनी की किसी आवाज़ निकली। बाप रे, इतनी खूंखार बीवी! तुम्हें तो देखते ही सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर डर जाएंगे। पक्का तुम कल साथ चलना, असाल ने कान पकड़कर कहा। अब्रिश ने उसके कान आज़ाद किए। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा कुछ किया तो मैं आपकी हीरोइन का सर फाड़ दूंगी। अब्रिश के आसानी से मान जाने पर वो खुश हुआ। अब्रिश को उठाते उसने पूरे कमरे में घुमा डाला। इसीलिए कहता हूँ अल्लाह तुम जैसी बीवी सबको दे। चंद मिनट बाद जब कह के लगाता असाल अब्रिश के साथ नीचे गया। बाबा खाना लगा दो। हर रोज़ की तरह वो फ्रेश और चहक रही थी। तो वाजिद हमदानी अपने बेटे की किस्मत पर रश्क आया। उन्होंने प्यार से दोनों को देखा। कैसी मिसाली जोड़ी थी उनकी। बिना किसी उम्मीद के परी उनकी झोली में आ गिरी थी। ये तो सच में कोई अब्रिश ही थी। सारा घर उल्टा सीधा पड़ा था। फरहान को बीवी की अहमियत
अब हुई थी, जाने वाली तो चली गई, मगर जो थी कम से कम उसे तो दुख ना देता। समझौते की ज़िंदगी अगर बिना चिक के गुजर सकती तो क्यों ना वो कर लेता। वो खुद भी थक चुका था अब्रिश की बेवफाई पर। अब इंशा की खिदमत का टैग लग चुका था। आज उसे फिल्म दिखाने बाहर लाया था, मगर टीवी स्क्रीन पर असाल को देखते ही दोनों का मुंह खुल गया। असाल, वाजिद हमदानी, हीरो के तारुफ को पढ़ते उन्हें अब्रिश की फरियादें याद आई। मैं सच कह रही हूँ अम्मा, मैं सिर्फ फोटोग्राफ लेने की नीयत से गई थी। कब गाड़ी लॉक हो गई और कब मेरी आंख लगी मैं नहीं जानती। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। फिल्म क्या देखनी थी, वो लोग तो पूरी फिल्म में असाल की वजाहत ही देखते रहे थे। घर जाते ही इंशा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। हमने अब्रिश आपी का यकीन नहीं किया, इसलिए क्योंकि असाल उस वक्त टीवी पर नहीं आता था। सबने कितना मारा असाल को, किस किस ने उसे बददुआएं ना दी। अब्बा ने सही ज़िंदगी अब्रिश आपी के लाड उठाए, उसकी जलन भी मैं ही निकालती रही। उसकी उतरन मुझे हर बार मिली। इस बात का हसद था मुझे, मगर अब सोचती हूँ जाने मेरी बहन किस हाल में होगी, क्या क्या होगा उन लोगों ने उसके साथ। इंशा ने शिकवे से पप्पो और फरहान को देखा तो पप्पो ने भी सर पकड़ लिया। आखिर सारी ज़िंदगी अब्रिश उनके सामने ही थी, फिर कैसे उसके किरदार पर उन्हें यकीन ना आया। अब्बा ठीक कहते थे पप्पो, उनकी अब्रिश भागी नहीं है, उसके साथ कुछ बुरा हो चुका है और हम सब ने उसके साथ बुरा कर दिया। सबकी सिसकियाँ बन गई। फरहान तो घर से ही निकल गया था। अब्रिश की अम्मी और छोटी बहन तक भी खबर पहुंच चुकी थी और ख़ानदान के सभी लोग अपनी हमाकत पर अफसोस करने खड़े हुए। फुप्पो, अम्मी, इंशा और छोटी का रो रो कर बुरा हाल था, जिसे आज ही अब्रिश के जाने का दुख मना रही हूँ। मगर अब्रिश को तो सब ने मिलकर निकाला था। तब से ना वापस वो लौटी और ना ही कोई उसकी खैर खबर कि कैसे उस हीरे को सब भूले बैठे थे। क्या किसी को भी वाजिद हमदानी के घर का नहीं मालूम? चची ने हैरानगी से पूछा। हम छोटे लोग हैं भाभी, हमें क्या मालूम ऐसे लोग अपने महल कहाँ बनाते हैं। फुप्पो ने भी सरदा भरी। इसी वक्त फरहान के साथ एक कज़न अंदर दाखिल हुआ। सारी ख़वातीन और लड़कियां रोना धोना बंद करें, क्योंकि हमारी आबी के घर का पता मिल चुका है। फरहान के मुंह से हमारी आबी सुनकर इंशा को धचका लगा। क्या अब भी वो उसकी मोहब्बत की आस लगाए बैठा था? अब वो वापस आ गए तो क्या अपनी जगह उससे मांग लेगी? इंशा का दिल जोर से धड़का। भला घर गृहस्थी भी कोई किसी को देता है? वाजिद हमदानी जैसे बड़े एक्टर को देखकर सबके मुंह खुल गए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था इतना बड़ा एक्टर उनके सामने बैठा है। वो सब उसके ड्राइंग रूम में थे। अभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई है, अभी आ जाएगी, आप लोग चाय पिएं। वाजिद हमदानी ने कमाल तहम्मुल से सामने खड़े 20-25 लोगों से रिश्तेदारी निभाई और एक बार फिर अब्रिश का नंबर मिलाया। साहब जी, अभी मैडम फ़ोन किचन में भूल गई हैं। मुलाजमा उनके मोहल्ले की थी। फ़ोन पकड़ाते उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हुई और चच्ची के साथ दीगर ख़ानदान के लोगों की आंखें आबी मैडम को मोबाइल देखते ही फट गई। इतना बड़ा मोबाइल, और तेरी, ये तो 4-5 लोग रख सकते हैं। एक बच्चे ने तबसरा किया तो उसकी अम्मी ने उसका मुंह दबाया। साथ खड़ी औरत उनकी जहालत पर पीली बत्तीसी निकाल कर हंस दी और चादर का कोना मुंह में दबा लिया। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, आबी अभी आती होगी। वाजिद हमदानी कहते बाहर आए और एक ठंडी सांस खारिज की। अंदर तो सांस लेना मुहाल था। 4 से 5 घंटे वाजिद हमदानी उनकी खिदमत और मुलाजमा से करवाते रहे और फिर आबी मैडम तशरीफ़ ले ही आईं। खनकती सी फ्रेश आवाज़। असाल के साथ पीछे ड्राइवर और गार्ड शॉपरों से लदे पदे थे। डैड देखे ज़रा अपने हीरो बेटे को। खुद तो शहर भर की लड़कियों में फंसे, साथ में मेरा शहज़ादा भी फंसा दिया। सारी फुप्पो ने मिलकर मेरे सोने का मुखड़ा रेड कर दिया है। अब्रिश ने घर आते ही शिकायत की। आबे की ड्राइंग रूम तक आवाज़ वाजिए जा रही थी। मैंने फंसाया था या मुझे खुद गरीब को घसीट कर ले गई थी? असाल ने रूहान से होने की एक्टिंग की। ये देखें, इनकी इज्जत की निशानी। अब्रिश ने गुस्से से लाल टमाटर जैसा चेहरा सामने किया, मगर आज वाजिद हमदानी को उनकी किसी बात पर हंसी नहीं आई थी, वरना इस वक्त वो अब्रिश के मज़ीद हवा देकर उकसाते और मज़े से सारी पिक्चर देखते थे। मगर इस वक्त अब्रिश का सारा ख़ानदान जमा था। वो मुसलसल उन दोनों को चुप रहने के इशारे कर रहे थे, मगर वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। उन दोनों की लड़ाई तो शायद उम्र भर चलती। ड्राइंग रूम में मौजूद मेहमान एक एक करके इश्तियाक से बाहर आते जा रहे थे। अब्रिश की ज़ुबान गंग हो गई। वो अपना बेटा उठाए हुए थी, खौफ से असाल के सामने खड़ी हुई कि कोई से कुछ कह ना दे। उनको देखते असाल के भी तासरात तन गए। आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? वो कैसे भूल जाता इन जाहिल लोगों ने शक्ल जिनके रवैये ने उसे बदल कर रख दिया था। आबी, अपनी माँ की आवाज़ पर उसे भीड़ में एक बूढ़ा वजूद नजर आया। अब्रिश की आंखों में आंसू भर आए।
दिल तो चाहा सब छोड़कर उस माँ की सीने में छुप जाए, मगर अपना मुहाफिज और इज़्ज़त और अना आड़े आ रही थी। वो कैसे अपने मजाजी खुदा को रुसवा कर सकती थी? जी कहिए, कैसे आना हुआ? अपने चेहरे पर कश्ती लाते अबरीश ने कहा, मगर आंसुओं ने उसके लहजे की शदीद नफ़ी की। मुझे माफ़ कर दे अभी, हमने तुम पर एतबार नहीं किया। माँ ने हाथ जोड़े तो अपने सीने से लगे बेटे को पकड़ना महाल हुआ उससे। आज फिर साल ने ही उसे सहारा दिया था। आप सबकी गलतफहमी दूर होगी सुनकर अच्छा लगा, मगर प्लीज़ अभी को तंग मत करें, अभी उसकी तबीयत ख़राब है। असाल ने उसे अपने शाने से लगाते कहा तो सबके मुँह खुल गए। देखकर अच्छा लगा तुम खुश हो अबरीश, वरना जब से पता चला तुम बेकसूर तब से बेचैन थी। जाने किस हाल में होगी, मगर हमें बेशक माफ़ मत करो, मगर यूँ मत मोड़ना। हम तुम्हारे इंतज़ार करेंगे। मुझे खुशी है बेटा तुमने हमारी ज़्यादती को अपनी अना का मसला नहीं बनाया और हमारी मासूम बेटी को अपना लिया, उसे ज़माने भर का सुख दिया। अम्मा ने शिकस्ता खुद आवाज़ में कहा, सब कुछ जाने का इशारा किया। मैं क्यों ना अबरीश को सुख देता, आखिर कसूर क्या था इसका? असाल की आवाज़ पर वो मुड़कर देखने लगी। यही ना कि अपनी बेपनाह मासूमियत में वो एक एक्टर से ऑटोग्राफ लेना उसकी गाड़ी में छुप गई। ये उसकी मासूमियत ही थी कि उसकी आँख खुली, या फिर मेरा नसीब था कि अगले दिन वो मुझे मिली? क्यों ना उस लड़की की कदर करता जिसका बाप चला गया था। उसके घर वालों ने जहालत में आकर उसे घर से दरबदर कर दिया था। वो टूटी हुई लड़की नींद की गोलियां खाकर खामोशी से मेरी ज़िंदगी से निकल जाती। उसे हॉस्पिटल के बिस्तर में देखकर सोचा कि चला जाऊं, उसका कोई वाली वारिस नहीं, मेरी जान भी छूट जाएगी। मगर कुछ ही दूर जाकर ज़मीर ने मलामत किया था, अब तो ये मर जाएगी, मगर आखिर में इसका हिसाब मुझे देना होगा। ये अबरीश थी, अल्लाह का तोहफ़ा। मैं कैसे अल्लाह के तोहफ़े से मुँह मोड़ लेता? मैंने उस हफ्ते खुद से जंग करके खुद को उस लड़की के सामने झुका लिया जिसका साहिबान अब सिर्फ मैं था। फिर मेरे घर को अब जन्नत बनाते वक्त आप की खूबियाँ खुली तो मैं हर रोज़ अपने रब का शुक्र अदा करने लगा हूँ जिसने मुझे ऐसी पकीज़ा वफ़ादार से लेकर शुआर बीवी अता की। अल्लाह के फ़ैसले की नफ़ी करता तो आज आपकी तरह घाटे का सौदा करके पछताता। जाओ अपनी माँ से मिल लो, ये हस्ती हर किसी को नहीं मिलती। असाल की इजाज़त देने की देर थी, अबीश भागकर अपनी माँ के सीने से लगी। मुझे माफ़ करना अभी, बदगुमानी में हर रोज़ आपको बदवा देती रही मैं। इंशा ने हाथ जोड़े। बदवा तो मेरी आबी को तब लगती जब ये सच में घर से भागती, मगर आबी घर से भागी नहीं थी, उसको दरबदर किया गया था। अल्लाह ने उसे मजबूत साहिबान नवाजा। घर से भागी हुई लड़कियों के नसीब में स्याही आती है। ये लड़की अल्लाह की बनाई रस्सी को मजबूती से थाम ले, रुसवाई उसका मुकद्दर कभी नहीं बन सकती। अम्मा ने कहा तो सभी उनकी बात से मुतफिक हुए। इंशा और फरहान को अब वक्त लगना था उनके रिश्ते की मिठास ढूंढने और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने में। ये किस्मत के खेल हैं, जोड़ियाँ तो आसमानों पर पहले ही तय हो जाती हैं, मिलते ज़मीन पर हैं। ये ज़मीन वाले क्या जाने आसमान वाले की हिकमत है। कोई अबरीश से मिल रहा था, कोई उसके बेटे को प्यार करता, कोई असाल की तारीफ़ के पुल बांध रहा था। फरहान ने माफ़ी मांगी तो उसने फराख दिली से उसे गले लगाया। आबी सबसे मिलती रही, नज़र बचाकर असाल को देखा जो वहीं खड़ा हाथ सीने पर बांधे उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। आबी के देखने पर उसने आँख दबाई। आबी की हंसी इस खूबसूरत शख्स के दिल में उतरती चली गई। ये वो शख्स था जो ज़िंदगी की तपती धूप में उसका घना साया बनकर आया था। आज अबरीश पर सद्दा शुक्र वाजिब हो चुका था। ख़त्म शुद दी एंड। अल्लाह हाफ़िज़।